कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर सोलर इक्लिप्स जो है वो देखने को मिला था। तो सोलर इक्लिप्स मतलब वहाँ पर जो चांद है वो सूरज के बीच में आ जाता है और सब तरफ यही बात थी कि ये सोलर इक्लिप्स बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। अब आप यहाँ पर स्पेस की इमेजेस देखिए जो स्पेस से ली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटे से इसमें है ना, एकदम छोटे से इसमें आपको यहाँ पर जो स्पॉट्स है सिर्फ नज़र आएंगे। मतलब जो हमारे लिए इतना बड़ा इवेंट था, अर्थ के लिए एक छोटी सी जगह पर छोटा सा एक ब्लैक स्पॉट था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि ये बात बहुत बड़ी है, ये चीज़ बहुत बड़ी है, ये चीज़ बहुत इंटेंस है। लेकिन एक्चुअल में अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दूसरे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो वो चीज़ हमें एक बहुत छोटी नज़र आती है। अब वो चीज़ की वजह से हम डिप्रेशन में जा जाते हैं, कभी कभार हमारी ज़िंदगी को हम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम एक बड़े पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते उस चीज़ को। जब हम बड़े पर्सपेक्टिव से देख ले तो हमें पता चलता है कि अरे ये तो चीज़ बहुत छोटी है, ये तो चीज़ मतलब इतनी मामूली है कि उस पर तो ध्यान भी नहीं दिया जाना चाहिए। तो यही चीज़ हमें यूनिवर्स सिखाता है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसके इतने से गोले पर, इतनी सी जगह पर, इतनी सी बात के लिए जब हम दुखी हो रहे हैं तो क्या वो वर्थ है? क्या ये यूनिवर्स ने जो हमें खुश रहने के लिए इतने सारे साधन दिए हैं, क्या इस यूनिवर्स ने, इस नेचर ने हमें खुश रहने के लिए इतने सारे रीज़न्स दिए हैं, तो क्या हम खुद से बनाए हुए फालतू के रीज़न्स पर डिप्रेस्ड होकर जो नेचर ने हमें खुश रहने के लिए इतने रीज़न्स दिए हैं उसे क्या निगलेक्ट कर सकते हैं? ये चीज़ सोचने वाली बात है और इस पर आप ज़रूर सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको खुश रख रही है, जो आपके लिए एक मोटिवेशन है। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। आज हम 25 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर जो चैनल है ये कौन सा चैनल है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अनअकॅडमीवर सुरू झालेली आहे नवीन बॅच आणि STI, PSI, ASO जी एक्झाम आहे त्यासाठी जर तुम्ही प्रिपरेशन करत आहात तर 1 जूनपासून नवीन बॅच सुरू होत आहे आणि ज्यामध्ये तुम्हाला सगळेच सब्जेक्ट जे आहे ते कव्हर केल्या जाणार आणि त्याचबरोबर जे इंट्रॅक्शन आहे ते सुद्धा तुमचं प्रॉपर प्रकारे होणार। जे पण तुमचे डाऊट्स आहे ते क्लिअर होऊन जाणार। तर तुम्ही बघू शकता पॉलिटी असो, जिओग्राफी असो, हिस्ट्री असो, इकॉनॉमिक्स असो, जनरल सायन्स असो, इंग्लिश ग्रामर असो, मराठी ग्रामर असो, मॅथ्स असो, रिझनिंग असो, जितके पण तुम्हाला सब्जेक्ट्स असतील ते सगळे यामध्ये कव्हर होऊन जाणार आणि तुमचं सिलेक्शन जे आहे ते 100% होणार। तर लवकरात लवकर एनरोल करा या बॅचमध्ये। तुम्हाला EMI ऑप्शन जे आहे ते सुद्धा अवेलेबल आहे। तर EMI ऑप्शन थ्रू तुम्ही इथे पे करू शकता आणि जेव्हा तुम्ही पे कराल तेव्हा MMBEAN हा कोड तुम्ही नक्की वापरा। जेव्हा हा तुम्ही कोड वापराल तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट जे आहे ते मिळून जाईल। तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा अनअकॅडमीला आणि बॅचला जॉईन करा।
तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन में इवॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑन टेस्टिंग, जो यहाँ पर कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किया जा रहा है। अब देखिए, कुछ ही दिन पहले हमने अलग अलग जो टेस्टिंग चीज़ें हैं, किस तरीके से टेस्ट किया जा रहा है, वो हमने देखा था। जैसे कि स्वैब टेस्ट के बारे में हमने देखा, फिर उसी के साथ साथ जो एंटीबॉडीज़ टेस्ट है उसके बारे में हमने देखा था। तो ये सारे टेस्टिंग के बारे में हमने देखे थे। यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जो स्ट्रेटजीज़ है टेस्टिंग की, वो इवॉल्व किस तरीके से हुई है, उसके बारे में आर्टिकल हमें बता रहा है। तो इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से देखेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल देखिए कि डीजल जो है ये पेट्रोल से ज़्यादा कॉस्टलियर हो गया है दिल्ली में। नहीं तो नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो डीजल है वो सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, लेकिन दिल्ली में उल्टा हो गया है। डीजल जो है वो ज़्यादा महंगा हो गया है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो ऐसा क्यों हुआ है, ये हम इस आर्टिकल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 1,50,000 करोड़ प्लस गवर्नमेंट स्टिमुलस जो है रूरल एरिया के लिए, तो ये क्या मायने रखता है और उसी के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ये भी हम इस आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस आर्टिकल को देखते हैं तो 1975 लेसन्स फॉर 2020। अब देखिए, ये जो है ये बेसिकली जो इमरजेंसी प्रोविजंस लगाए गए थे उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड हमारे लिए इमरजेंसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, उसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी मेजॉरिटी से जो प्रोक्लेमेशन है ये पास किया जाता है, इन सब के बारे में हम इस आर्टिकल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। मतलब इस आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एज ए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, तभी तो वीडियोज़ का मज़ा आएगा। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है सेम वही है कि डेमोक्रेसी जो है वो शैकल की गई, मतलब यहाँ पर इमरजेंसी जो है उसी के बारे में बात की गई है। ये वाला जो आर्टिकल है चाइना के अगेंस्ट में किस तरीके से प्ले किया जाए, ये इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये वाला आर्टिकल भी देखने को मिलता है, जहाँ पर जो स्कूल है उसमें किस तरीके से रहना चाहिए, उसमें क्या किया जाना चाहिए। जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ रही है, क्या वो यहाँ पर सही साबित हो सकती है, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो इस आर्टिकल पर भी अच्छी तरीके से नज़र डालेंगे। तो इतने आर्टिकल्स हैं जिस पर आज हम नज़र डालने वाले हैं, जिससे हम बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर पहला आ रहा है इवॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑन टेस्टिंग। टेस्टिंग जो है उस पर इवॉल्विंग स्ट्रेटेजीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो एकदम स्टार्टिंग में जो कोरोना वायरस है वो चाइना में इवॉल्व हुआ था। चाइना में इवॉल्व होने के बाद चाइना से वो दूसरी कंट्रीज़ में स्प्रेड होना शुरू हुआ, और उसी तरीके से इंडिया जो है उसमें भी कोरोना वायरस जो है वो हमें देखने को मिला। मतलब इसका ओरिजिन हमें इंडिया में देखने को मिलता है क्या? नहीं, इसका ओरिजिन हमें बाहर की कंट्रीज से आते हुए देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया में कोई फॉरेनर आया हुआ है या फिर कोई इंडियन फॉरेन कंट्री से आया हुआ है, तो वो यहाँ पर रिस्क पर होगा कोरोना वायरस के, और वो रिस्क पर होगा तो बट ऑब्वियस है कि उसके थ्रू दूसरे इंडियंस को स्प्रेड हो सकता है। तो ऐसे सिनारियों में सबसे पहले जब कोरोना वायरस की एंट्री हुई थी, तब तो इतना डिटेल में उसे देखा भी नहीं जा रहा था। मतलब जब कोरोना वायरस केरला में आया था, सबसे स्टार्टिंग में केरला में हमें देखने को मिला था, उस टाइम पर मैं खुद आंध्र प्रदेश में था, और इतना ज़्यादा उसकी जो मतलब जो चीज़ें हैं वो दिख भी नहीं रही थी। मतलब इतना ज़्यादा उसका जो एक अभी कितना बड़ा एक मुद्दा हो गया है, उतना बड़ा मुद्दा वो था भी नहीं। और फिर उसके बाद होता क्या है कि उसके बाद ये अलग अलग राज्यों में स्प्रेड होना शुरू होता है, और फिर ये अलग अलग राज्यों में जब स्प्रेड होता है उसके बाद देखा यही जा रहा था कि जो ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ है वहाँ पर ये स्प्रेड ना हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई है, मुंबई में आप देखोगे बहुत बड़ा स्लम है, वहाँ पर अगर ये स्प्रेड हो जाता है तो बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड होगा। और हुआ वही, जब ये धारावी में स्प्रेड हुआ तो बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा जो केसेस हैं हमें मुंबई, पुणे, खासकर महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जब कोरोना वायरस की जस्ट एंट्री हुई थी, तब सभी को ये पता था कि ये बाहर की कंट्री से ही किसी के द्वारा लाया जा रहा है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो रिजर्व टेस्टिंग है वो हमें देखने को मिल रही थी मार्च में। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो है फोकस की जा रही थी 3 सिम्टोमेटिक पीपल पर। मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवलर अगर कोई है, केस के कांटेक्ट में अगर कोई आया है, या फिर हेल्थ वर्कर है। मतलब क्या है कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री से आया है तो उसकी टेस्टिंग की जाएगी, या फिर अगर उसकी फैमिली में किसको हुआ है वो किसी
कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया तो उसकी टेस्टिंग की जाएगी, या फिर अगर हेल्थ केयर वर्कर है तो उसकी टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा अगर आपको सर्दी, बुखार, खांसी कुछ भी होती है तो आपकी टेस्टिंग जो है वो नहीं की जाएगी। यहाँ पर क्या था कि प्राइवेट प्लेयर्स अभी तक एंट्री नहीं मारे थे टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जो उनको रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, फिर उसके बाद असिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स भी देखने को मिले। असिम्टोमेटिक क्या होते हैं, हमने 3 तरीके के कॉन्टैक्ट्स देखे थे। एक हमने देखा था असिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट, दूसरा हमने देखा था प्री सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट, और तीसरा हमने देखा था सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट। सिम्टोमेटिक मतलब क्या होता है, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स मतलब जिनमें सिम्टम्स जो है सीधे तरीके से देखने को मिल रहे हैं, सर्दी है, खांसी है, सीधे सीधे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। प्री सिम्टोमेटिक मतलब क्या है कि सिम्टम्स आने के पहले सिम्टम्स नहीं है ना, मतलब हमें क्या है कि गला जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि सर्दी खांसी हो सकती है, उसके बाद सिम्टम्स आते हैं, लेकिन उससे पहले तो सिम्टम्स नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें हम प्री सिम्टोमेटिक कहते हैं। और अगर जिन्हें सिम्टम्स आए ही नहीं हैं तो उन्हें हम असिम्टोमेटिक कहते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के पेशेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स असिम्टोमेटिक होते हैं, और यही चीज़ जब पता चली तब यहाँ पर टेस्टिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज कर दी गई। अप्रैल में नई टेक्निक्स यहाँ पर लाई गई। यहाँ पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो यहाँ पर लाया गया हॉटस्पॉट में और उसी के साथ साथ माइग्रेंट सेंटर्स में। मतलब यहाँ पर जो एंटीबॉडी टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट क्या थे, मतलब ब्लड सैंपल आपसे लिया जाता है और उसमें एंटीबॉडीज़ बने हैं या नहीं वो देखे जाते हैं। एंटीबॉडीज़ मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जैसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए सोल्जर्स आगे आते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए हमारे अंदर जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीबॉडीज़, कोई भी अगर वायरस हमारे शरीर में आता है तो उसके अगेंस्ट में हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस से लड़ते हैं। मतलब हमारे शरीर में अगर कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ क्रिएट हुए हैं, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस ने एंटर किया था। ये जो टेस्ट है यहाँ पर देखी गई, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिले। और फिर उसके बाद एक्सपांडेड प्रोटोकॉल हमें देखने को मिलता है। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर नॉट टू टेस्ट माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस बिफोर देयर डिस्चार्ज और आफ्टर होम आइसोलेशन। अब तो हो ऐसा रहा है कि अगर आपका यहाँ पर माइल्ड या फिर मॉडरेट सिम्टम्स भी है तो आपको घर पर ही आइसोलेट किया जा रहा है। अब तो आपको हॉस्पिटल्स में भी नहीं रखा जा रहा है। पहले ऐसा था कि आपको अगर थोड़ा सा मतलब डाउट भी है, मतलब कंफर्म भी नहीं हुआ है, फिर भी आपको हॉस्पिटल में रखा जा रहा था। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई है कि अब हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर को कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ है, कल ही डिटेक्ट हुआ है, कल ही उसकी टेस्ट पॉजिटिव आई है। सभी घर वालों को और उसको सभी को होम क्वारंटीन पर रखा गया है, मतलब घर पर ही उन्हें रखा गया है। उसे माइल्ड मतलब सिर्फ सर्दी खांसी है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन इस तरीके से चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। मुंबई की ही मैं बात बोल रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक ये पूरा सिनारियो हो रहा है। तो सोचिए हर्ड इम्यूनिटी की जो बात की जा रही थी, तो किस तरीके से हालत हो सकती है, कितना क्योस जो है वो हो सकता है अगर हर्ड इम्यूनिटी के पीछे जाकर हम ये सब कुछ जो है एकदम नॉर्मलाइज कर दे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। तो इसीलिए जगह ना रहने की वजह से हम होम आइसोलेशन, ये टेस्टिंग वेस्टिंग ये सब यहाँ पर ये कर दिया गया है। फिर उसके बाद जून में रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो देखने को मिलता है, जहाँ पर डायग्नोसिस किट लाई जाती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर रैपिड टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। अब यहाँ पर लो कॉस्ट रिजल्ट इसका देखने को मिलता है, लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली यहाँ पर टेस्ट जो है हम कर सकते हैं। जिनके भी टेस्ट करना है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्वैब टेस्ट किस तरीके से होता है। स्वैब टेस्ट इस तरीके से स्वैब लिया जाता है, फिर उसके बाद जो आरएनए है उसे डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे एम्पलीफाई किया जाता है और फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है ये देखा जाता है। तो ये पूरा सिनारियो हमें टेस्टिंग का इवॉल्व होते हुए देखने को मिलता है मार्च से लेकर तो जून तक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डीजल जो है वो कॉस्टलियर किस तरीके से हुआ है पेट्रोल के मुकाबले। अब देखिए प्राइस ऑफ डीजल न्यू दिल्ली में देखा जाए तो उसने सरपास कर दिया है प्राइस ऑफ पेट्रोल को फॉर द फर्स्ट टाइम विथ OMCs हाइकिंग द प्राइस 48 पैसा पर लीटर। अब ये 79.88 हो गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे अगर पेट्रोल के प्राइसेस देखोगे तो 79.76 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट बहुत ही कम डिफरेंस जो है हमें इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोल डीजल करंटली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस जो है यहाँ पर लेवी किए जा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, जो पेट्रोल एकदम आसान शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो क्रूड पेट्रोल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं
और फिर उसके बाद उसे रिफ़ाइन किया जाता है और फिर उसे पेट्रोल में तब्दील किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एकदम एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं बात को बता रहा हूँ। समझ लीजिए कि 30 रुपये पर लीटर, ठीक है, 30 रुपये पर लीटर में हमने क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया। अब बैरल में आता है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। प्लस जो लीटर है उस पर सरकार जो है उन्होंने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट समझ लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस लगा दिए 20 रुपये। फिर उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने टैक्सेस लगा दिए 20 रुपये, और यहाँ पर रिफाइंड वगैरह करने के लिए समझ लीजिए 5 रुपये खर्चा आया। तो टोटल अब यहाँ पर पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई, 30 + 20 50, 50 + 20 70, 70 + 5 75। मतलब जो पेट्रोल इंडिया में आ रहा है बाहर की कंट्री से, ऑयल आ रहा है, वो 30 रुपये का है, लेकिन हमें यहाँ पर इतने टैक्सेस इकट्ठा करने के वजह 75 रुपीज़ देखने को मिल रहे हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि 40 रुपीज़ का ये इसमें बढ़ोतरी हो जाती है और ये 40 रुपीज़ का हो जाता है। तो अब इसमें सरकार क्या करती है कि जो अपने टैक्सेस है वो थोड़े कम कर देगी। मतलब कि समझ लीजिए कि यहाँ पर 50 रुपये हो जाता है, ठीक है, 50 रुपीज़ हो जाता है, इतने प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 10 रुपये कर देगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 10 रुपये कर देगी, और जो उसे रिफाइन करने हैं वो तो उतने ही चार्जेस है। मतलब यहाँ पर टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, 50 60 70 75। मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि ये बढ़ गए हैं, लेकिन सरकारों ने अपने टैक्सेस कम कर दिए, जिससे कि कीमत जो है वो उतनी ही हमें नज़र आ रही है। अब यहाँ पर अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो है ये 30 है, लेकिन अब इसके जगह पे समझ लीजिए कि 10 रुपये हो जाते हैं, कि 10 ही रुपये हैं। अब यहाँ पर ये जो टैक्सेस थे, अब सरकार क्या करती है, ये टैक्सेस को बढ़ा देती है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, 10 प्लस ये 10 10, मतलब ये हो गए 20 + 5, मतलब कितने हैं, 35 रुपीज़ में हमें पेट्रोल मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, ये 10 रुपये होते हैं, प्लस सरकार है अपना टैक्सेस जो है वो बढ़ा देती है। मतलब ये समझ लीजिए 30 करेगी, ये भी 30 कर देगी, और फिर प्लस 5 रुपीज़ है ही। मतलब यहाँ पर 30 + 30 60, 60 + 10 70 75। मतलब हमें जो पेट्रोल की कीमत है वो 75 ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर सरकार जो है उनको ज़्यादा पैसा जो है वो जा रहा है ना। तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस इतने नीचे आ गए, इतनी उनकी कीमतें गिर गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसमें कटौती देखने को नहीं मिल रही है। उसका कारण यही है कि अभी सरकार के पास जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो जा रहे हैं क्या, क्योंकि लोगों की जॉब जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है, तो इनकम टैक्स जो है वो नहीं जा रहा है। कंपनीज़ को नुकसान हो रहा है तो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं जा रहा है, तो डायरेक्ट टैक्सेस सरकार के पास नहीं पहुंच रहे हैं, उसमें कटौती हो गई है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जा रहे हैं क्या, लोग कुछ परचेस ही नहीं कर रहे हैं, तो जीएसटी जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसलिए सरकार को जीएसटी नहीं जा रहा है। तो मतलब ओवरऑल सरकार के पास जो पैसा आ रहा था वो नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिनारियों में ये जो टैक्सेस है इसको बढ़ाकर सरकार जो है अपने टैक्सेस जो है वो थोड़ा कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली में 30% वैट है ना, प्राइस है 79.76, यहाँ पर सेल्स टैक्स इतना सब कुछ है 79.88 अगर हम डीजल की बात करते हैं तो। इस तरीके से प्राइजेस हमें देखने को मिल रहा है। बाकी स्टेट्स के आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से प्राइजेस जो है वो चल रहे हैं। हमेशा देखिए डीजल के प्राइजेस जो है हमें कमी देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली में कि जो डीजल के प्राइजेस है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये राइस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो टैक्सेस है वो यहाँ पर इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, है ना। तो ऑयल जो टैक्सेस है वो जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो प्राइजेस है वो बढ़ेगी। और यहाँ पर प्राइजेस इतना क्रूड ऑयल जो है वो नीचे जाने के बाद भी जो प्राइजेस है वो क्यों बढ़ रहे हैं, टैक्सेस सरकार क्यों बढ़ा रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि उन्हें टैक्स में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए बाकी टैक्सेस से पैसा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पेट्रोल से ही वो पैसा कमा सकती है। और इसीलिए सरकार क्या कर रही है, पेट्रोल से ही जो टैक्सेस है वो इंक्रीज़ कर रही है, और इस तरीके से जो प्राइजेस है हमें बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। कंटिन्यूसली जो ऑयल के प्राइजेस है वो बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर पढ़ते हैं। यहाँ पर जो स्टिमुलस है, गवर्नमेंट स्टिमुलस, उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पर हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ साल पहले नोटबंदी की गई थी, डिमोनेटाइजेशन जो है वो किया गया था। डिमोनेटाइजेशन जब किया गया उस टाइम पर जो कैश क्रंच है वो हमें देखने को मिला था। कैश क्रंच हो गया था, मतलब लोग जो है वो ख़रीदना चाहे फिर भी नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कैश ही नहीं था। विड्रॉवल भी लिमिट ला गई थी कि यहाँ पर तुमको अगर बैंक से निकालना है तुम इतने ही पैसे निकाल पाओगे, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर घरबंदी हो गई है। घरबंदी हो गई है तो ऐसे सिनारियों में कैश क्रंच हुआ है क्या, नहीं, कैश क्रंच नहीं हुआ है,
लेकिन लोग जो है वो घर पे कैद रहने की वजह से कुछ खरीद परचेस कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि क्या हुआ है कि डिमांड जो है वो सडनली यहाँ पर ड्रॉप हो गई है। अब देखिए, आपको ध्यान देना है कि डिमांड और सप्लाई ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। जब भी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है तब प्राइजेस बढ़ते हैं। जब भी सप्लाई डिक्रीज़ होती है प्राइजेस बढ़ते हैं। जब भी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो प्राइजेस जो है वो कम होते हैं। जब भी डिमांड कम होती है प्राइजेस कम होते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव आपको अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। अब इसमें आप देखोगे डिमांड जो है वो ड्रॉप हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि डिमांड जो है वो कम ही रहेगी। ऐसे सिनारियो में यहाँ पर जो कर्व है वो हमें काफ़ी शिफ्ट कर्व का देखने को मिला है ना, जो यहाँ पर कर्व है उसका काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हमें देखने को मिला है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर सभी चीज़ें आप बोलिए, जो मिल्क है उसकी भी डिमांड यहाँ पर नीचे आ गई है, जो पोटैटोज़ है, टोमेटोज़ है, उनकी भी डिमांड अब यहाँ पर नीचे ही आ गई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं उसकी भी डिमांड कम होने की वजह से जो प्राइजेस है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब देखिए, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, फार्म सेक्टर जो है ऑलरेडी काफ़ी टफ टाइम से जा रहा था, क्योंकि जो कैश है वो देने के लिए अवेलेबल नहीं था, इसलिए सब कुछ उधारी पर चल रहा था, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि लॉकडाउन जो है उसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है ज़्यादा अफेक्ट हुई है मोर देन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर उस टाइम पर एग्रीकल्चर ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादातर कैश पर पूरा चीज़ें चलती है। लेकिन कैश क्रंच होने की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफ़ी हैम्परिंग हुई थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो लॉकडाउन की वजह से एग्रीकल्चर तो चल रहा है, वहाँ पर आप चीज़ें जो है बेच सकते हो, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ है उसको ज़्यादा हैम्परिंग हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री सीधी बंद ठप पड़ी हुई है। यहाँ पर टेबल जो है वो बता रहा है एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ से सरपास हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, कि ओवरऑल ग्रोथ जो है सरपास हुई है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि लॉकडाउन जो उसके बाद भी फार्म रिलेटेड ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली शुरू है। सेकेंड मेजर डिफरेंस जो है गवर्नमेंट रिस्पांस का देखने को मिलता है कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है ऑफ पल्सेस एंड एडिबल्स ऑयल वो पिक्ड हुए थे ड्यूरिंग इससे लेकर यहाँ तक, है ना। अब उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलता है कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट जो है वो भी यहाँ पर टाइम टू टाइम ओनियन की, पोटैटो की, पल्सेस की, शुगर की, ये सारी जो स्टॉक लिमिट है उसे भी यहाँ पर हैम्पर किया गया था। अब यहाँ पर दो बड़े चेंजेस सरकार की तरफ से देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो फार्म सेक्टर है उसे बढ़ावा दिया जा सके। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है मंडी का। मंडी मतलब क्या है? जो मंडी है उस पर आप अब जो फार्मर है पहले वहीं पर बेचना पड़ता था, लेकिन अब जो फार्मर है उसको आज़ादी दी गई है कि भैया तुम कहीं पर भी बेच सकते हो, तुमको कोई ये नहीं है कि तुमको मंडी पर ही बेचना पड़ेगा, है ना। उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो स्टॉक लिमिट है उसे भी यहाँ पर हटा दिया गया है। नहीं तो मोस्टली सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट लगा देती है कि इतना ही तुम स्टोर कर पाओगे, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर ऐसी जो चीज़ें हैं उस पर भी यहाँ पर लिमिट जो है हटा दी गई है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हटा दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में भी हमने देखा था कि सरकार जो है वो ये जो स्टॉक लिमिट लगाती है इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा होता है जब स्टॉक लिमिट सरकार के द्वारा लगाई जाती है। तो यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है उसके वजह से उसमें यहाँ पर थोड़ा लिबरलाइजेशन लाने की वजह से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है हुई है। उसी के साथ साथ जो APMC है उसके बाहर भी अब फार्मर बेच सकते हैं। तो ये दो बड़े रिफॉर्म्स हमें एट प्रेजेंट की सिचुएशन में देखने को मिलते हैं। तो ये दो बड़े रिफॉर्म आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इमरजेंसी जो है उसके बारे में बात की गई है। अब देखिए, इमरजेंसी यहाँ पर लगाई गई थी और जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर उन्होंने साइन जो है वो कर दिए थे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, वो किसके द्वारा लगाई जाती है? जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा लगाई जाती है। अब देखिए, ये भले ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हो, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भैया नेशनल इमरजेंसी जो है लगाई किस तरीके से जाती है। राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। अब नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए राष्ट्रपति के मन पर है क्या कि हाँ भैया मेरा मन कर रहा है तो मैं लगा देता हूँ? ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि कुछ अगर एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म रेबिलियन, इस तरीके की अगर कोई चीज़ें हो रही है, वॉर अगर हो रहा है, तो उस टाइम पर आप नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा सकते हो। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए एक प्रोसेस है, आपको एक प्रोक्लेमेशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको रिटन रिकमेंडेशन देना पड़ेगा
कैबिनेट कैबिनेट के द्वारा रिटर्न रिकमेंडेशन जो है राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, ठीक है। कैबिनेट के द्वारा रिटर्न रिकमेंडेशन जो है वो जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो जो प्रोक्लेमेशन है ये पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट में 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 जो होता है ना, मतलब 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग जो किया जाता है, तो उससे ये जो है प्रोक्लेमेशन ये पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से। 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, तब जाकर जो नेशनल इमरजेंसी है वो लागू होती है। और अब आप मुझे बताइए कि नेशनल इमरजेंसी कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने साल तक रह सकती है। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर पेंडेमिक जो है इसने पार्लियामेंट के सेशन डिले कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो चाइना के साथ हमारी ये हो रही है, फेस ऑफ हो रहा है, उसके रिगार्डिंग अब क्या किया जा सकता है, क्या यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर प्रोक्लेम करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग एड एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये भी चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म रेबिलियन, इसी के बेसिस पर इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। तो आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर नर्चरिंग प्लेस के बारे में बात की गई है, मतलब स्कूल जो है उसके बारे में बात की गई है। अब देखिए हमने पहले भी इसके बारे में आर्टिकल डिस्कस किए हुए हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है क्या वो स्कूल में आना चाहिए, और उसके हमने प्रॉब्लम्स भी कई ज़्यादा देखे थे। अब देखिए एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, अगर हम करिकुलम को एज अ पार्ट देखते हैं तो हमें उसमें देखने को मिलता है कि जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके लिए जो चिल्ड्रन है वो यहाँ पर एक्सपोज्ड रहते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर उनको अलग अलग चीज़ें जो है वो करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक को पढ़ना, जो आर्ट है उसे समझना, उसमें जाना। उसी के साथ साथ जो नेचर है उसके साथ जो एक एफिनिटी होती है उसे भी डेवलप करने के लिए मदद की जानी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है वो भी बच्चों में इनकलकेट होनी चाहिए, जिससे कि उनका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाए। अब अगर हम अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ज़्यादा सक्सेस उसमें हमें देखने को मिली है कंटेनिंग रैथ ऑफ द डेडली सब माइक्रोस्कोपिक बीइंग, है ना। अब आज के ज़माने में अगर हम बच्चों की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस से। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, मतलब जो बड़े हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रेस से गुजरते हैं। मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा उनको भी होता है। ये किस वजह से हो सकता है, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। देखिए ये जो है ये जीएस पेपर 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि जो बच्चे हैं, ये सीधा क्वेश्चन उस पर आ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस से गुजरते हैं। उसके पीछे का कारण है कि स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज़, हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिलीज़ अब बंद हो गई है। स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती है जहाँ पर जो पेरेंट्स है वो लाइवलीहुड में बिज़ी होते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। बच्चे जो है वो अकेले हो जाते हैं, और अकेले होकर जो दोस्त है उनके अंदर पड़ जाते हैं, और फिर जो दोस्त होते हैं वो गलत राय देकर जो चीज़ें हैं मैनिपुलेट करना शुरू हो जाती है, और फिर मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसी के साथ साथ सिबलिंग्स जो है वो ना रहने की वजह से काफ़ी सारे केसेस में सिबलिंग्स भी नहीं होते हैं कि उनके साथ थोड़ा वक्त जो है वो बिता लिया जाए। रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिटी स्पेस होती है, मतलब कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिटी स्पेस होती है। उसी के साथ साथ एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स होती है कि भैया हमें बर्गर खाना है, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, हमें पिज़्ज़ा ही खाना है, मतलब यहाँ पर जो शाम है वो गुपचुप में ही चली जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी अनहेल्दी जो डाइटरी हैबिट्स है वो होती है। जो प्रेशर है कंपटीशन का वो काफ़ी ज़्यादा होता है कि ये देखो ये कितना बड़ा बन गया है, ये देखो ये इतना ऊपर हो गया है। पेरेंट जो है वो बच्चों से उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये पूछने के बजाय उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना शुरू करते हैं कि पढ़ाई तुम्हें अच्छे से करनी है, ठीक है, देखो उनका बेटा ये हो गया है, पढ़ाई तुम्हें अच्छे से करनी है, मार्क अच्छे लाने हैं, ठीक है, ये कर रहा है। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दोस्तों के लाइफ में क्या चल रहा है, ये आजकल हम पूछना ही भूल गए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर पेरेंटल जो अटेंशन है उसका काफ़ी डिफिसिट होता है। काफ़ी सारे बच्चे जो उनकी बुलिंग होती है, मतलब एक जो बच्चा है उस पर हंसा जाता है कि हाँ देखो ये क्या है ना। मतलब एक बच्चा अगर वो चलते हुए कोई रास्ते पर गिर जाए तो उसे उठाने के लिए कम लोग आएंगे, उस पर हंसने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे।
तो जब हँसने वाले लोग ज़्यादा है तो ठीक है, जो बड़े होते हैं अगर वो गिरे तो फिर वो संभल भी जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर स्कूल में कोई बच्चा गिर जाए कहीं से और फिर उसका मजाक उड़ाना अगर शुरू कर दिया जाए, फिर वो कितने दिनों तक चलता रहता है। तो ये वो बर्दाश्त कर पाए ना कर पाए, इससे उसकी जो इमोशनल स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हमारी जो स्कूल स्पेसेस है उसे एक ऑर्गेनाइज्ड बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डीप एम्पैथी, हर चिल्ड्रन की जो कैपेसिटी है लर्न करने की, अप्रिशिएट नर्चर करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इक्वालिटी जो है वो हमें देखनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, इथिनिसिटी, होम लैंग्वेज, डिसेबिलिटी, पेरेंशियल एजुकेशन। यहाँ पर हमें इक्वालिटी जो है वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है और वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इस डाइवर्सिटी के साथ हमें सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर अपनानी चाहिए। एक्सीलेंस यहाँ पर सिनोनिमस होना चाहिए बीइंग द बेस्ट, एज बेस्ट कैन नॉट द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप एक्सीलेंस को बेस्ट के रूप में नहीं देख सकते हो कि एक्सीलेंस का मतलब क्या है, बेस्ट। बेस्ट मतलब क्या होता है कि आप दूसरों से कंप्लीटली दूसरों को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ऐसा नहीं होता है। एक्सीलेंस ये एक इंक्लूसिव टर्म होना चाहिए, मतलब जो मैं हूँ मैं भी एक्सीलेंस, मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट में, कोई ना कोई टॉपिक में, कोई ना कोई फील्ड में मैं भी एक्सेल कर रहा हूँ, आप भी कोई ना कोई फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। जब हम बेस्ट आ जाते हैं तो फिर वो जो सिचुएशन है वो पूरी दूसरों को एक्सक्लूड कर देती है। हमारे जो स्कूल्स है, पेरेंट्स है, वो यहाँ पर फाइन बैलेंस बनाना चाहिए सेल्फ रिलायंस और इंटरडिपेंडेंस जो होते हैं बच्चों के, उस पर ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें योगा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर चैनलाइज करना ज़रूरी है और इसीलिए यहाँ पर योगा जो है वो भी यहाँ पर पढ़ाया जाना चाहिए। एसेंशियल ट्रेड यहाँ पर परसिवरेंस, रेजिलियंस है ना। तो ये जो है डिसीजन मेकिंग की पावर होना, टीम स्पिरिट होना, एबिलिटी होना, फेलियर को एक्सेप्ट करने की। सबसे कम प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बन चुकी है कि फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि बुलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बुलिंग से बचने के लिए कि भाई फेल हो गया, अरे अरे देखो ये फेल हो गया है, अरे अरे बड़ा गया था ये बनने के लिए, बड़ी गई थी ये बनने के लिए, क्या हो गया क्या हो गया, ये डर हमारे अंदर होता है। आज अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की बोलिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ये जो फेलियर है इससे बड़ा डर होता है। फेलियर मतलब क्या, लोगों को तो बता दिया है कि हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब अगर हम नहीं बन पाए तो लोग जानबूझकर अब कलेक्टर कलेक्टर बोलना शुरू कर देंगे। और कलेक्टर क्या बोलते हैं, बन गए क्या कलेक्टर, है ना, अगर आप फेलियर हो रहे हो। तो ये जो एक्सेप्ट करना है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसका एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा तरीका है। आप खुद अपना मजाक बनाना शुरू कर दीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। खुद अपना मजाक बनाइए, मतलब सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो आप खुद का मजाक उड़ाना शुरू कर दीजिए, तब जाकर यहाँ पर ये जो चीज़ है इससे आप कोप अप कर सकते हो। हम यहाँ पर फेलियर से डरते क्यों है, क्योंकि हमें स्टेज फियर होता है। स्टेज फियर को हटाने के लिए, जब मैं थिएटर किया करता था उस टाइम पर जो स्टेज फियर है उसे हटाने के लिए आप पब्लिक में खुद को ह्यूमिलिएट करिए। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है स्टेज फियर को भगाने का, क्योंकि स्टेज पर आप फंक्शन कर रहे हो तो आपको डर होता है कि लोग आपको देख रहे हैं, है ना। तो आप प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते, आप कॉन्शियस हो जाते हो। तो वो कॉन्शियसनेस को हटाने के लिए आप पब्लिक में खुद को ह्यूमिलिएट करिए। अब उसके लिए मैं क्या किया करता था, मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाता था, मतलब मेरा एक दोस्त जो है, हम दोनों बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते थे, बड़े बड़े मतलब 5 स्टार्स ऐसे आप समझ लीजिए, वहाँ पर जाते थे। और जब मैं मेन्यू कार्ड आता है तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से जो सब्जियाँ हैं उसके नाम पढ़ते थे और उसके दाम पढ़ते थे कि जैसे अरे बाप रे पनीर मसाला 750 रुपये, अरे 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 अरे, इस तरीके से मतलब किया करते थे। इससे क्या होता था, इससे हमारा जो फियर है वो ख़त्म हो जाता था। जब लोकल ट्रेन में जाना है तो लोकल ट्रेन में, खैर अब तो बहुत टाइम हो गया लोकल ट्रेन में गया, लेकिन जो लोकल ट्रेन है उसमें जब जाते थे उस टाइम पर गिब्रिश में बात किया करते थे एक दूसरे के साथ। गिब्रिश लैंग्वेज मतलब क्या होती है कि जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, बस बोल रहे हो आप, मतलब इमोशन वही है आपके जो आपको बोलना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि यार मुझे ना बड़ी भूख लगी है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या खाओ, लेकिन ये बोलना है, इमोशन यही रहेगा, लेकिन शब्द जो है वो कुछ भी रहेंगे, जैसे यार ये। तो ये क्या हो रहा है, ये मैं कुछ भी बोल रहा हूँ लेकिन इमोशन वही है। तो इस तरीके से गिब्रिश लैंग्वेज में बात किया करते थे, बाकी लोग हमको देखते थे। तो पहले पहले हम भी कॉन्शियस हुए कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन बाद में हमने सोचना ही बंद कर दिया कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अब ये हालत हो गई है कि अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोले क्या सोचे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें अपने बारे में पता है, मतलब हमें अपनी जैसे इमोशंस के बारे में पता है कि गिब्रिश में हम क्या बोल रहे हैं, उसी तरीके से हमारे लाइफ के बारे में पता है, हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। अब लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो जब ये हमारे दिमाग से निकल जाता है एक्चुअल तरीके से कि लोग क्या बोलेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये फेलियर जो है उससे आप घबराना बंद कर दोगे और नई नई चीज़ें जो है वो एक्सपेरिमेंट करना आपको पसंद आएगा। टेक्नोलॉजी जो है एजुकेशन में, इसने यहाँ पर काफ़ी जो एक ट्रैक्शन है वो लेकर आ गया है, खासकर पेंडेमिक में जहाँ पर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बच्चे हैं खासकर स्कूल स्टूडेंट्स, उसमें सोशल जो इंटरेक्शन है वो होना भी यहाँ पर ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर हमें इमोशनली बच्चों को नर्चर करना है तो स्कूल जो है हम पूरा ऑनलाइन इस पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पर स्कूल जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।